नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित प्रगतवादी काव्य डिस्कस करेंगे और प्रगतवादी काव्य के अंतर्गत हम उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। उससे संबंधित सभी कवियों को और उनकी काव्यगत विशेषताओं को आज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो इससे पहले हम इसी टॉपिक पर 62 क्लासेस ले चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर चेक कर लें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर उपयोगी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रगतवादी काव्य एवं उसके प्रमुख कवि। वीडियो शायद आज ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि आज ये टॉपिक पूरा आज ही डिस्कस कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये लिंक है जो सभी क्लासेस हुई हैं उनसे संबंधित जो भी आपको पीडीएफ प्राप्त होगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में संडे को प्राप्त हो जाएगी। तो वहां पर आपको जिस भी टॉपिक में समझ में कुछ परेशानी आ रही है, कुछ अधिक जानकारी चाहिए है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट पीडीएफ पर पहुंच सकते हैं। वहां से जिस भी पीडीएफ आपको जिस भी टॉपिक से पीडीएफ समझनी है, जो भी देखनी है, तो वो आप चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रगतिवाद की अवधारणा। सबसे पहले हमें समझना होगा प्रगतिवाद है क्या और हिंदी में उसकी क्या महत्ता है, कब से ये प्रारंभ हुआ। तो प्रगति का अर्थ होता है आगे बढ़ना या उन्नति। तो प्रगतिवाद उन विचारधाराओं एवं आंदोलनों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है जो आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों में परिवर्तन या सुधार के पक्षधर है। संविता जी गुड इवनिंग। तो आज हो सकता है क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है, तो अगर नहीं हो पाई कंटिन्यू तो मॉर्निंग की क्लास में करेंगे सुबह 6 बजे। तो प्रगतिवाद का जो अर्थ होता है, इसकी जो विशेषताएं थी वो सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण था। शोषण के प्रति इन्होंने इस प्रकार की रचनाएं आई इस समय में कि जिन्होंने हर एक बुराई के प्रति एक चाहे वो घृणा व्यक्त की हो और शोषण जो था उसके प्रति करुण गान प्रस्तुत किया और एक क्रांति की भावना सभी में जागृत की। तो ये एक नई विचारधारा का आंदोलन कहा जाता है प्रगतिवाद को। तो और इसमें जो परिवर्तन हुए हैं, सुधार हुए हैं, जो शोषण कर रहे थे समाज का शोषण, एक तरफ शोषक वर्ग था, दूसरी तरफ शोषित वर्ग था, उन दो प्रकार से इनको बांटा गया और इसमें कविताएं लिखी गई। और जो कि समाज में एक समान विचारधारा प्रभावित हो, तो उसके लिए इन्होंने इस तरह से काव्य रचनाएं लिखी हैं अपनी, जिसमें साम्यवाद है और नारी के प्रति जो सहानुभूति और संवेदना थी उससे मुक्ति करके उसको एक स्वतंत्र या स्वाधीन करने का एक दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया था अपने काव्य में। तो ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रगतिवाद का जो संबंध है वो मार्क्सवादी आंदोलन से है, जो कि 1935 में पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, जिसने साहित्य के माध्यम से समाजवादी विचारों के प्रचार को साहित्यकार का लक्ष्य घोषित किया। तो जो सबसे पहले इस प्रगतिवाद की जो स्थापना हुई थी, जो प्रगतिशील लेखक संघ बना था 1935 में पेरिस में, तो इसमें इसके माध्यम से जो संघ था इसमें उनको दायित्व सौंपा गया, जो साहित्यकार थे, कि समाज में जो उनका जो सामाजिक दायित्व जो उनका होगा वो समाज का कल्याणकारी उन्हें जागृत करने के लिए, उनका जो शोषण वर्ग है उनके प्रति उनके अंदर आंदोलन जागृत करने के लिए अपनी रचनाएं लिखे। कुछ इस तरह से उनको मार्गदर्शन किया गया। उनकी इस विचारधारा को लेकर उस संघ की स्थापना हुई। और भारत में इसकी कब शुरुआत हुई वो देख लेते हैं। तो मुल्क राज आनंद, सज्जाद जाहिर और ज्योति घोष, के.एम. भट्ट और हीरेन मुखर्जी और एस. सिन्हा और मोहम्मदीन तासीन ने मिलकर भारत की तरफ से सबसे पहले इंग्लैंड में जुलाई 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया था। तो ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके जो 2 अधिवेशन हुआ, पहला अधिवेशन जो हुआ 1936 में, इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी, और जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, इसकी अध्यक्षता रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। तो ये जो दोनों विचारधारा आप समझ चुके, एक विचारधारा वही थी जो पेरिस के संगठन की थी और संघ की थी, और वही विचारधारा भारतीय प्रगतिशील लेखकों की थी कि समाज में अपने विचारों द्वारा, अपनी काव्य द्वारा एक नया उत्साह और एक जो अंतर्मुखी जो एक पलायन के भाव है, निराशा है, उन सभी से जूझने के लिए एक प्रेरणा प्रदान करना सामाजिक रूप से। तो ये सब उनकी एक विशेषताएं थी जो पेरिस के भी एक
अंतर सिर्फ इतना हो सकता है कि उनका जो वातावरण है, वहाँ का जो एक परिवेश है वो अलग प्रकार का है, यहाँ का अलग प्रकार का है, तो उनकी काव्य का थोड़ी बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन विचारधारा समान थी। और प्रगतिवाद की अब परिभाषा देख लेते हैं। तो प्रगतिवाद की मूल विचारधारा कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। कोई भी विचार जो समाज की प्रगति में सहायक होता है प्रगतिशील कहा जा सकता है, कि वो विचार जो समाज की प्रगति में सहायता करे उसे हम प्रगतिशील कह सकते हैं। और यही विचारधारा कार्ल मार्क्स की थी। तो इसमें सामाजिक यथार्थवाद के आधार पर इसको 1935 और 36 के आसपास से चलाया गया और साहित्यिक आंदोलन प्रगतिवाद है, जिसका मूल उद्देश्य जनजीवन की समस्याओं का चित्रण करना है। तो जैसा हम बार बार बात करते आ रहे हैं कि प्रगतिशील लेखक जो थे उन्होंने प्रगतिवादी जो काव्य जो है उसमें वही रचनाएं लिखी गई जिससे समाज में एक जो जनजीवन है उनका एक वो उससे अपनी जो वास्तविक परेशानियां हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनसे ऊपर उठ के अपने बारे में अपने लिए खड़े हो सके, अपने लिए आंदोलन कर सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके और उन समस्याओं से, उन परेशानियों से जूझ सके, उनसे दूर हो सके। तो ये 1935 से आरंभ हुआ था, 1951 तक का समय माना जाता है, 42 तक का। 1936 से आसपास से आप मान सकते हैं प्रगतिवाद जो है, क्योंकि पेरिस में जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी, लेकिन भारत की स्थापना 1936 में हुई थी। तो 1936 से लेकर 1942 ईस्वी तक का जो समय है वो प्रगतिवाद का समय माना जाएगा। वो इसमें नहीं दिया है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और हिंदी प्रगतिवादी कविता क्या है उसको समझिए अब। तो प्रगतिवाद का जो प्रारंभ है भारत में 1936 में हुआ था और 1936 से 43 के बीच का जो काल है वो प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है। उसी को ही जो मार्क्सवादी या साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित मानते हैं। तो ये अलग नहीं है, इसको ध्यान रखें कि अगर साम्यवादी लिखा है तो वो भी विचारधारा है जिसके आधार पर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। तो राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वो वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है, तो ये आप ध्यान रखें। तो मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता प्रगतिवादी कविता थी। तो इसमें इसको दो वर्गों में बांटा गया साम्यवादी विचारधारा के आधार पर। एक वर्ग था शोषक वर्ग और दूसरा था शोषित वर्ग। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, शोषक वर्ग जो है इसमें इसके अंतर्गत आते थे वे सभी पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार, जो कि गरीबों और जो मजदूर थे और श्रमिक थे उनका शोषण करते थे, ये उस वर्ग में आते थे। और शोषित वर्ग वो थे जिनका शोषण किया जा रहा था, कि जिसमें गरीब थे, मजदूर थे, किसान थे और श्रमिक, इन सभी का इसमें शोषण किया जा रहा था। तो इसमें इन्हें शोषित वर्ग में किया जाता है वर्गीकृत। तो ये जो दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया, इसी को आधार बनाकर जो साम्यवादी विचारधारा है वो समाज में समता स्थापित करना चाहते थे और वो चाहते थे कि जो शोषण की प्रक्रिया है ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाए। और प्रगतिवादी कविता भी एक इसी विचारधारा को आधार बनाकर लिखी गई। तो जो भी कविताएं हैं इसमें वो इसी विचारधारा को आधार बनाकर लिखी गई थी। तो हिंदी में प्रगतिवाद यहाँ पे होना चाहिए था। हिंदी में प्रगतिवाद कब से प्रारंभ हुआ, मैं यहाँ पे ठीक कर दूंगी, पीडीएफ जो आपको प्राप्त होगी। तो हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ जो था वो 1936 ईस्वी में हुआ था और 1936 ईस्वी से 43 ईस्वी तक की कविता प्रगतिवादी कविता कहलाई जाती है। और हिंदी साहित्य के वे कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना की वो प्रगतिवादी कवि कहलाए। तो ये एक सामान्य परिभाषा की तरफ से अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। और जो लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी और जो 1936 में हुई थी, अप्रैल 1936 में हुई थी, और उसी समय से उसका जो प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। ऐसा ना समझे कि उन्होंने स्थापना की थी, उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो चलिए आगे देखते हैं हम प्रगतिवादी काव्य धारा की विशेषताएं क्या है। वैसे तो काफी कुछ समझ में आ चुका होगा, लेकिन इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो परंपरागत रूढ़ियों का विरोध, तो इनका जो प्रगतिवादी कवि जो थे उन्होंने परंपरागत रूढ़ियां जो चली आ रही थी, अंधविश्वास चला आ रहा था, परंपराएं जो थी उन सभी का विरोध किया, उन्हें छिन्न भिन्न करना चाहा। तो उन्होंने गीता, कुरान और मंदिर जो थे या मस्जिद है उनका भी उनके लिए कोई महत्व नहीं था। धर्म के लिए उन्होंने कहा धर्म के आधार पर सिर्फ एक समाज में एक धोखा फैलाया जा रहा है, लोगों को
अलग किया जा रहा है, इसलिए उनके अंदर धर्म के प्रति भी कोई आस्था नहीं थी। और ये कवि ईश्वर की सत्ता, ईश्वर, नरक, आत्मा, परलोक और जो भाग्यवाद है या फिर धर्म है, इन सभी में विश्वास नहीं करते थे और वो मानव धर्म को ही सबसे ऊपर रखते थे। ये प्रगतिवादी लेखकों की विशेषता थी और जो परंपरागत रूढ़ियां थी उन सभी का इन्होंने विरोध किया। तो जैसे इन्होंने एक जगह लिखा था कि किसी भी शीश किसी को चरण, किसी को शीश किसी को चरण, मनुज को मनुज न कहना आह, मनुज को मनुज न कहना आह। तो इस तरह से उन्होंने अपनी रचनाएं जो थी वो मानवता के प्रति एक वेदना प्रकट की, जो एक विचारधारा थी उसके प्रति एक व्यंग्यात्मक रूप से अपनी रचनाएं लिखी। और दूसरी विशेषता है कि शोषितों के प्रति सहानुभूति। तो इसमें प्रगतिवादी कवि ने शोषित जो थे, मजदूर, किसान और पीड़ित थे, उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। तो ये कवि जो शोषण को एक जघन्य अपराध मानते थे, उनके अनुसार जो मजदूर है वो उसको भी वही सभी सुख मिल चाहिए, जबकि वो आजकल शोषण की चक्की में पिस रहा है। कवि ने लिखा ओ मजदूर, सब चीज ओ मजदूर। तो इस तरह से जो उस समय के कवि थे उन्होंने शोषितों के प्रति सहानुभूति और विषमता के अंदर आक्रोश प्रकट किया। जैसे सामाजिक विषमता क्या थी कि प्रगतिवादी कवि ने जो शोषण के प्रति अपना रोष व्यक्त कर रहे थे वो, और सामाजिक विषमता ये थी कि जब उद्योगपति जो थे वो सामाजिक विषमता दोषी, वो उच्च वर्ग जो था वो गरीबों का शोषण कर रहा था, उन पर अत्याचार कर रहा, यही एक विषमता दोषी माने जाते हैं जाएंगे। इन्होंने उसको एक तरह से कुछ था, उसको उनकी समाज को बिल्कुल छिन्न कर दिया था और सामाजिक विषमता के लिए वो बहुत ही अधिक जिम्मेदार माने जाएंगे। जैसे एक आप पर पंक्ति है, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। किसानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक हैं, स्वस्थ वस्त्र भूख कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठुठुर बिताते हैं और चुकाते हैं, तेल पानी सा द्रव आते हैं। तो ये एक बहुत मार्मिक कविता है, पंक्तियां हैं कि जो श्वानों की को मिलता दूध वस्त्र, को जो है वस्त्र प्राप्त हो रहा है, लेकिन बालक जो है गरीबों के वो व्याकुल हो वो उसके रहे हैं और जो माँ की हड्डी से छुट जाड़े की रात बिताते हैं, उनके पास ऐसे इतने वस्त्र नहीं हैं कि जो वो जाड़े के मौसम में भी समय अच्छे से व्यतीत कर सके, ठंड से बच सके। युवती के लज्जा बसन बेच ब्याज चुकाए हैं और माल तेल फफूलों पर पानी सब बहाते हैं। तो ये इस तरह से बहुत ही मार्मिक एक पंक्तियां थी। और अगली विचारधारा जो विशेषता थी कि मार्क्स तथा रूस की प्रशंसा। तो प्रगतिवादी कवियों ने मार्क्स की और रूस दोनों की ही प्रशंसा की है। इनकी जो विचारधारा जो थी उन कवियों ने इसमें रूस का और मार्क्स का काफी उन्मुक्त ज्ञान किया है। तो जैसे रूस की प्रशंसा करते हुए नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा था कि लाल रूस है ढाल साथियों सब मजदूर किसानों की, वह राज है पंचायत का वहां नहीं है बेकारी। कुछ इस तरह से उन्होंने लिखा था। तो इनके काव्य में आपको इसकी भी प्रशंसा भी मिल जाएगी। और पांचवी विशेषता है कि क्रांति की भावना। तो प्रगतिवादी कवि जो थे वो साम्यवादी विचारधारा को उसका एक समूल नष्ट करने के लिए क्रांति का आह्वान करना चाहते थे। तो उन्होंने जो पुरानी रूढ़ियां थी और परंपराओं को उन्होंने नष्ट करने के साथ साथ जो शोषक वर्ग था उसको भी ध्वस्त करना चाहा। तो जैसे बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने एक पंक्ति लिखी थी, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए और एक हिलोरे इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो इस तरह से उन्होंने अपनी क्रांति की एक भावना जागृत की और अपनी जो विचारधारा थी उसके आधार पर क्रांति का आह्वान किया। और कुछ अन्य विशेषताएं भी देख लेते हैं जल्दी, उसके बाद कभी भी आपको डिस्कस करने हैं आज। तो मानवता की प्रधानता, मानवता की भावना। तो धर्म, मजहब जो था, संप्रदाय है और देश है, उन सभी से ऊपर उठकर प्रगतिवादी कवि संपूर्ण मानवता को ही उद्धार करना चाहते थे और उन्हें समाज के जो प्रत्येक शोषित जो थे या दीन दुखी जो थे उनके प्रति सहानुभूति थी और उनके लिए जो संसार की हर जाति, धर्म, व्यक्ति सभी समान था
और कवि नरेंद्र जी की ही एक पंक्ति है कि जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सब सपने सबकी समता के। इस तरह से कुछ पंक्तियां लिखी थी मानवता के प्रति। उनका जो विचारधारा थी वो सभी कुछ धर्म मजहब सबसे ऊपर बढ़कर थी। उन्होंने माना कि मानवता ही सबसे ऊपर है और पूंजीपतियों के प्रति उन्होंने आक्रोश की जो अभिव्यक्ति की थी प्रगतवादी काव्य में हुई, ऐसी कहीं पे भी ऐसा विचारधारा, ऐसी पंक्तियां लिखी नहीं गई, ऐसी कविताएं लिखी नहीं गई थी पहले। तो निराला ने जो अपनी कविता थी कुकुरमुत्ता, वो हमारे सिलेबस में भी है, तो उसमें गुलाब को पूंजीपतियों का और कुकुरमुत्ता को गरीबों का प्रतीक मानकर एक रचना ये लिखी थी कि अबे सुन बे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगों आब, अबे सुन वे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगों आब, और खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। तो ये इस तरह से उन्होंने भी, निराला जी ने पंक्ति लिखी और पूंजीपतियों पर एक व्यंग किया, एक उन पर एक अपना प्रतिक्रिया व्यक्त की और वेदना विक्षोभ की अभिव्यक्ति हुई थी। इसमें विशेषता है सातवीं। तो वेदना विक्षोभ की अभिव्यक्ति क्या है कि छायावादी काव्य में जब के समान ही जो प्रगतवादी काव्य है उसमें भी वेदना की हमें अभिव्यक्ति मिल जाती है, लेकिन जो छायावादी कवियों की जो वेदना थी वहाँ व्यक्तित्व वो थी, और लेकिन यहाँ पे प्रगतवादी कवियों की वेदना जो थी वो सामाजिक वेदना थी। बस इतना ही इसमें अंतर था। और इस युग के जो कवि रहे हैं वो समाज के वर्ग भेद शोषण और रूढ़ियां जो थी उनसे बहुत ही दुखी थे और इन्हें दूर करने के लिए वो प्रतिबद्ध थे, और इसीलिए वो इन सभी पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। और वो इसी वेदना विक्षोभ की अभिव्यक्ति उन्होंने अपनी कविताओं में की है कि जैसे हो यह समाज चिथड़े चिथड़े शोषण पर किसकी नींव पड़ी। तो ये जो व्यवस्था है ये बिल्कुल ध्वस्त होनी चाहिए, और समाज के उस वर्ग के प्रति उन्होंने जो स्वार्थी है या अन्यायी है निर्दयी है उस वर्ग के प्रति उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया था कि जग जीवन का दुरुपयोग है ये इनका जीना, जग जीवन का दुरुपयोग है इनका जीना, अब ना प्रयोजन इनका अंतिम है इनके क्षण। तो इस तरह से अगर हम पूरी पंक्ति देखें, कविता देखें तो ज्यादा समझ में आता है। तो आगे कुछ कविताएं भी होंगी, अगली शायद यूनिट में है ही। तो अगली विशेषता है कि समसामयिक समस्याओं का वर्णन। तो इसमें देश की, ना कि ऐसा नहीं था कि केवल भारत की ही बात की जाती थी। तो ये जो हमने जैसे पहले ही डिस्कस किया, तो लेखक संघ की स्थापना जो हुई थी पेरिस में हुई, भारत में हुई, सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। इस तरह से अलग अलग जगह पर लेखक संघ की स्थापना हुई थी और सभी ने अपना एक अलग प्रगतवादी लेखक संघ की स्थापना हुई थी। तो समसामयिक समस्याओं का वर्णन जो था, प्रगतवादी कवि ने देश और विदेश की सामयिक समस्याओं का इनमें वर्णन किया है अपनी कविताओं में। जैसे देश की जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस स्थिति का वर्णन किया है, कश्मीर की समस्या का वर्णन किया है, अकाल का, महंगाई का, जो समय समसामयिक समस्याएं थी उनका वर्णन किया है, बेकारी जो चल रही थी और चरित्रहीनता जो थी, इन सभी समस्याओं का काफी मार्मिकता से उन्होंने वर्णन किया। और इससे अलग जो विश्व की राजनीति में जैसे हिरोशिमा की बर्बादी हो गई या फिर कोरिया युद्ध हुआ या सुएज के झगड़े थे, इन सभी समस्याओं पर भी इन कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति की है, अपनी रचनाएं लिखी हैं। और 9th विशेषता यह है कि नारी का यथार्थ चित्रण। तो प्रगतवादी कवि जो थे उन्होंने नारी का यथार्थ चित्रण किया है, और प्रगतवादी कवि मजदूर और किसानों के समान नारी को भी शोषित मानते थे। उनके लिए जो नारी जो थी वो वासना तृप्ति का साधन न होकर एक आदर्श गृह संचालिका थी, इसलिए वो मानते थे कि जो उसको भी एक शोषण किया जा रहा है, उसका भी शोषण किया जा रहा है। तो उन्होंने पंत जी ने लिखा था कि कुछ पंक्ति थी कि मुक्त करो नारी को युग 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 की कारा से बंधनी नारी को, मुक्त करो नारी को युग युग की कारा से बंधनी नारी को। तो उनका भी ऐसा मानना था कि जो नारी जो प्राचीन जो रूढ़ियां थी उनसे चली आ रही है, जैसी उसको भी स्वाधीन करना चाहिए। उसकी जो एक पुरानी जो उसकी संवेदना और जो मुक्ति है उसके आधार पर उसको देखा जाता है, जो विचारधारा है उसके आधार पर उसको आंका जा रहा है, उससे स्वाधीन उसको किया जाए। और अगली विशेषता है सरल एवं सुबोध भाषा। तो इनकी जो भाषा रही है प्रगतवादी काव्य के कवियों की, तो उनकी भाषा बहुत ही सरल रही थी और सुबोध है और भाव व्यंजनानायक है, और बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने अपनी कविताओं का वर्णन किया है, जो कि साधारण जनमानस उसको
आसानी से समझ सकता है और इसमें किसी भी तरह का आडंबर नहीं है इनकी रचनाओं में। और इनमें इस युग के जो कवि थे वो संस्कृत पदावली जो है इसके विरुद्ध थे, महिषी नमस्कार तो और लाक्षणिक भाषा के विरुद्ध थे। तो उन्होंने एक सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया जो जनमानस तक उनका काव्य है वो पहुंच सके इसके लिए। और लास्ट जो विशेषता है कि आडंबरहीन कला विधान, तो ये सभी कुछ विशेषताएं थी। तो आडंबरहीन कला विधान क्या है कि प्रगतवादी कवि जो थे उनकी कला की जो उत्कृष्टता लाने के फिर में वो नहीं पड़े, उनको जो सामाजिक विषम जो विचारधारा थी, सामाजिक बुराइयां थी, उनको ज्यादा जागृत करने का, उसको उभार कर लिखने का उन्होंने प्रयास किया है, बजाय इसके कि अपनी जो रचना है उसको सुंदर करने के चक्कर में वो नहीं पड़े हैं। तो उनकी भाषा जो थी वो आडंबरहीन थी और छंद विधान जो था वो भी, उसकी दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि प्रगतवादी कवि का दृष्टिकोण जो है वो बहुत ही उदार रहा है। तो इस तरह से इसमें मुक्तक और अतुकांत छंदों का ही प्रयोग किया गया इनकी रचना में, जिसमें गीता का भाव भी है। और ये सभी कुछ विशेषताएं रही हैं प्रगतवादी काव्य की। तो प्रगतवादी काव्य में जो प्रमुख रचनाकार हैं जैसे वैद्यनाथ मिश्र हैं जिन्हें नागार्जुन नाम से हम सब जानते हैं, और केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, और रामविलास शर्मा जी हैं, शिव मंगल सिंह सुमन हैं, त्रिलोचन, मुक्तिबोध रांगे राघव और मुन्नूलाल शर्मा जी हैं। तो ये सभी हम आज इनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं और प्रमुख प्रगतवादी कवियों के बारे में, उनकी क्या विशेषताएं रही हैं और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो सबसे पहले बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को और इनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 को। और इनका जन्म हुआ था सिमरिया मुंगेर में, बिहार में जो की था। और इनके पिता का नाम था रवि सिंह और माता का नाम मनुरूप था। और दिनकर जी के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतवादी चेतना दोनों ही विद्यमान थी। और इन्हें अधैर्य का कवि भी कहा जाता है और समय सूर भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि रेणुका की बात करें या, तो अभी हम रचनाएं इनको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद पहले रचनाएं देखेंगे, उनका प्रकाशन वर्ष हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, तो प्रकाशन वर्ष होगा और उसके बाद हम उनकी रचनाएं जो है उनका विषय क्या था वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रबंध काव्य की। तो प्रणभंग जो 1929 में प्रकाशित हुआ, और रश्मि रथी जो कि कुरुक्षेत्र जो 1946 में प्रकाशित हुआ, रश्मि रथी 52 में, और उर्वशी महाकाव्य जो है 1961 में प्रकाशित हुआ। और इनके कुछ आलोचना ग्रंथ हैं जो कि काव्य की भूमिका जो कि 1957 में प्रकाशित हुआ था, और पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त जो है ये 1958 ईस्वी में, और शुद्ध कविता की खोज 1966 में। तो ये इनके कुछ आलोचना ग्रंथ हैं। और निबंध संग्रहों की हम बात करें तो मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी में, अर्धनारीश्वर 1953 में, और रेती के फूल 1954 में, वेड़वन 1958 में। इनका प्रकाशन वर्ष नहीं देखते हैं, प्रकाशन वर्ष थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आप एक बार मैच जरूर कर लें अपनी पुस्तक से जो आपको सटीक लगता हो, वैसे किसी रचना का हो सकता है एक दो का। तो इसकी रचना, इनकी जो निबंध संग्रह जो थे धर्म, नैतिकता और विज्ञान, बट पीपल, साहित्यमुखी और आधुनिकता बोध और चेतना की शिखा और विवाह की मुसीबतें, ये कुछ इनके निबंध संग्रह हैं। और मुक्तक काव्य की बात करें तो उन्होंने मुक्तक काव्य बहुत सारे लिखे थे, तो ये सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं कि बारदोली विजय, रेणुका, हुंकार, रसबंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, धूप छांव, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, दिल्ली और नीम के पत्ते, नील कुसुम, सूरज का काव्य और चक्रवात, कपश्री, सीपी और संग, और नए सुभाषतानी, कोयला और कवित्व, और रामधारी सिंह दिनकर, ये इन्होंने रचना लिखी थी। और परशुराम की प्रतिज्ञा, और मूर्ति तिलक, आत्मा की आंखें, प्रतीक्षा होगा परशुराम की प्रतीक्षा, और आत्मा की आंखें, और दिनकर की सूक्तियां, संचयिता, रश्मिलोक और उर्वशी, और कुछ अन्य संगारी कविताएं थी इनकी। तो ये सभी कुछ इनके मुक्तक काव्य के अंतर्गत आएंगे। परशुराम की प्रतीक्षा है, ये ध्यान रखें। और यात्रा वृतांत में बात करें तो यात्रा वृतांत इनके थे देश विदेश जो कि 1957 में प्रकाशित हुआ, और मेरी यात्राएं 1970 ईस्वी में। और इनके संस्मरण हैं
ये लोकदेव नेहरू 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और बट पीपल और संस्मरण और श्रद्धांजलियां 1969 ईस्वी में। और डायरी जो थी दिनकर की डायरी 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो ये कुछ इनकी रचनाएं हो गई। और इसके अतिरिक्त हम सांस्कृतिक विषयों के को भी इन्होंने बनाया। जो संस्कृत विषय गद्य जो इन्होंने लिखा था वो था हमारी सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। संस्कृति के 4 अध्याय, ये महत्वपूर्ण है, सिलेबस में है हमारे। और भारतीय एकता, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी और अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर और रेती के फूल, ये उनके संस्कृत विषयक गद्य हैं। और इसमें अगर कुछ अन्य गद्य की बात करें तो उजली आग है जो कि लघु कथाएं हैं उसमें, और शेष निषेध है जो कि दिनकर के संस्मरण है दिनकर जी के, और उसमें भाषणों का संग्रह है इसमें। और दिनकर जी के कुछ पत्र भी अलग अलग प्रकाशित हुए थे। तो जो कन्हैयालाल फूलफगर और शिव सागर मिश्र द्वारा अलग अलग तरह से प्रकाशित किए गए थे। और इनको कुछ सम्मान और पुरस्कार की बात कर लेते हैं। उर्वशी पर इन्हें 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए 1959 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और संसद सदस्य 1952 से 1954 ईस्वी तक रहे हैं ये। और कुलपति जो रहे हैं ये रहे हैं 1964 से 1965 तक। और भारत सरकार के द्वारा सलाहकार नियुक्त किए गए थे 1965 से 1971 तक। ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। तो ये जो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इन्हें पदक प्राप्त हुआ था कुरुक्षेत्र रचना के लिए, तो ये जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ है इन्हें। और 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि भी इन्हें प्राप्त हुई थी। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं थी। सबसे महत्वपूर्ण है कि इन्हें बहुत से पुरस्कार प्राप्त हुए थे। इन्हें भारत सरकार द्वारा सबसे जो महत्वपूर्ण है 1959 ईस्वी में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये जरूर ध्यान रखें। और इन्होंने जो सेवाएं की थी वो की थी सीतामढ़ी बिहार में रजिस्ट्रार थे ये, और संसद सदस्य रहे हैं। और कुलपति जो थे भागलपुर विश्वविद्यालय में ही रहे थे 1964 से 65 तक। और भारत सरकार के लिए हिंदी के सलाहकार भी थे। तो अब कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं कि बारदोली विजय जो कि 1928 ईस्वी में इनकी प्रकाशित हुई थी। तो इस रचना में और प्रणभंग जो 1929 ईस्वी की रचना है, इसमें विद्यार्थी जीवन की रचनाएं प्रकाशित की गई हैं। तो बारदोली विजय महात्मा गांधी के संरक्षण और सरदार पटेल के जो प्रसिद्ध इतिहासकार जो है बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। तो ये उससे संबंधित रही है रचना। महात्मा गांधी से बारदोली विजय संबंधित है। और रेणुका जो है इसको साहित्य के इतिहासकार इनकी प्रथम कृति मानते हैं। और रेणुका को 1935 से पहले 1929 में मेरा छोटा सा खंड का प्रणभंग निकला था। तो लेकिन जो साहित्यकार हैं वो रेणुका को ही मानते हैं। तो खंड काव्य जो था प्रणभंग था, जो इनका उससे पहले प्रकाशित हो चुका था। तो जिस पर शुक्ल जी की नजर पड़ी थी और उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में इसका उल्लेख भी किया है, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें इनका उल्लेख किया है। लेकिन इसके लगभग 1 वर्ष बाद जो 1928 में इनकी बारदोली विजय नामक एक पुस्तक छपी थी, जिसमें बारदोली सत्याग्रह से प्रेरित 10-12 गीत थे। और बारदोली विजय की कोई प्रति जो थी वो अब इनके पास नहीं है। तो ये सब कुछ दिनकर जी ने अपने रश्मि लोक में लिखा है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में लिखा था कि दिनकर की पहली रचना प्रणभंग है और ये एक प्रबंध काव्य है। तो ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो इसको महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। और ये इकाई का ही पूरे नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उन पर हमें ध्यान देना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब कुछ अन्य रचनाओं की बात करें तो रेणुका, हुंकार और रसबंती जो थी वो दिनकर जी की आरंभिक रचनाएं रही हैं। और रेणुका 1935 में अतीत के प्रति प्रबल मोह और वर्तमान प्रवेश की निरस्ता से त्रस्त कवि के मन की वेदना उसमें व्यक्त की गई है। और उसमें राष्ट्रीयता है, जन जागरण है, त्रस्त कवि जो है उसके मन की वेदना व्यक्त की गई है। तो और जो इसका जो मूल स्वर रहा है वो प्रगतिवादी और क्रांतिकारी विचारधारा ही रहा है। और होंकार में अतीत के गौरव गान की अपेक्षा जो वर्तमान दैनिक जीवन था उसके प्रति इन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है और क्षोभ का भाव प्रकट किया है। और रेणुका में ही कवि का जो मूल स्वर था वो राष्ट्रीयवादी मूल स्वर उसमें उभर कर आया। और
बच्चन सिंह ने इसको बैतालिक का जागरण गान कहा है, हुंकार को। और रसवंती जो रचना है उसका मूल स्वर छायावादी है, इसमें रहस्यानुभूति है और प्रकृति के विविध रूपों का वर्णन किया गया है। और दिनकर का असली कवि रूप भी इसी में प्रकट होता है। और रेणुका में तो हम बात कर चुके हैं। और रसवंती में गीतों में खंडों की जो एक इसमें जो रचना लिखी गई है वो खंडों में व्यक्त नहीं है, ना ही इसमें एक जो रूप प्रस्तुत किया गया है वो द्रवित एक कठोरता है। इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि द्रवित हृदय की द्रवित कठोरता व्यक्त की गई है रसवंती में। और दिनकर जी को प्रगतवादी कवि हैं जिनको सामाजिक चेतना का चारण भी कहा जाता है। बाकी द्वंद्व गीत जो उनकी रचना रही है वो रहस्यपरक रचना है, सुख दुखात्मक और कुछ और 4-5 रचनाएं हैं उनकी उसमें संकलित। और शामदेनी जो है वो भी राष्ट्रीयता से संबंधित रचना है, राष्ट्रीयता है उसमें पूरी। और नील कुसुम में एक काव्यगत और प्रयोगशीलता के उसमें हमें दर्शन हो जाते हैं। और हुंकार और सामदेनी जो हैं ये प्रगतवादी रचनाएं हैं, तो हमें उन्हें ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नागार्जुन जी के बारे में, क्योंकि दिनकर जी की रचनाएं तो बहुत सारी हैं और अगर जो रचना हमारे सिलेबस में होगी हम उनको डिस्कस करेंगे। बाकी नागार्जुन जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 30 जून 1911 में और मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 1988 में। और इनका जन्म स्थान था तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार। और माता का नाम था उमा देवी और पिता का नाम गोकुल मिश्र। और इनका वास्तविक नाम जो था वो वैद्यनाथ मिश्र था। ये नागार्जुन इनका उपनाम है और यात्री उपनाम है इनका। और नागार्जुन ये दोनों इनके उपनाम है। तो नागार्जुन का जो पहला साहित्यिक उपनाम यात्री ही था। तो संस्कृत और मैथिली में वो जो रचनाएं लिखते थे, कविताएं जो लिखते थे वो यात्री नाम से लिखा करते थे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखें। और इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं। बाकी इन नागार्जुन जी की जो खड़ी बोली में सबसे पहले रचना प्रकाशित हुई थी वो थी राम के प्रति, तो जो कि सन 1935 में प्रकाशित हुई थी। और यहाँ पे कुछ उनकी रचनाएं दी गई हैं सॉरी। तो राम के प्रति, युग धारा, सतरंगे पंखों वाली और तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखा हमने और तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्न गर्भ, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, और आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, और इस गुब्बारे की छाया में भूल जाओ पुराने सपने और अपने खेत। ये कुछ इनकी काव्यगत रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं। और खंड काव्य की बात करें तो भस्मांकुर 1971 में प्रकाशित हुआ है और गीत गोविंद है। और दीर्घ कविता हरिजन गाथा और भूमिजा है। और इनकी जो पहचान थी वो प्रयोगशाली और प्रगतिशील दोनों रूप में हुई है। और कुछ उपन्यास लिखे थे इन्होंने, रतिनाथ की चाची, बलचनमा और नई पौध, बाबा वटेश्वर, वरुण के बेटे, दुख मोचन और कुंभी पाक और हीरक जयंती अभिनंदन और उग्र तारा, जमनिया का बाबा या उमर तरिया और पारो। ये कुछ इनके उपन्यास हैं, इनकी रचनाएं हैं। प्रकाशन वर्ष आप यहाँ से देख सकते हैं। और कहानी भी इन्होंने लिखी है। कहानी साहित्य में असमर्थता, तापहारिणी, जेठा, काया पलट, विशाखा और नगार माता और ममता, विश्व ज्वर, हीरक जयंती, हर्षचरित का पॉकेट एडिशन और मनोरंजन टैक्स, आसमान में चंदा और तेरे भूख मर गई थी और सूखे बादलों की परछाइयां। ये कुछ इनकी कहानी रही है, कहानी साहित्य है। और यात्रा वृत्तांत भी इन्होंने लिखा है। संस्मरण हर विधाओं में इन्होंने लिखा है। तो यात्रा वृत्तांत है अनुकंपा और निर्णय। और संस्मरण की बात करें तो हिमालय की बेटियां और टिहरी से लेल डर और महाबिहार और आतिथ्य सत्कार और सिंधु के 17 महीने, ये इनके संस्मरण रहे हैं। और संपादन किया है नागार्जुन जी ने दीपक पत्रिका का। और अनुदित रचनाएं मेघदूत का हिंदी रूपांतरण जो था, इन्होंने जो रचना का जो हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया था। और आलोचना है इनकी, आलोचना ग्रंथ है एक व्यक्ति का युग, ये इन्होंने कुछ अपने रचनाएं लिखी हैं। और बाबूजी नाम से इनकी जीवनी शोभांकत दास ने लिखी है, शोभांकत जी ने लिखी है। बाबूजी नाम से जो जीवनी है वो इनकी ही जीवनी है। इन्हें कुछ पुरस्कार और सम्मान की भी बात कर लेते हैं। पत्रहीन नग्नगाछ जो है काव्य संग्रह पर 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था 1988 में। और मैथिली सर गुप्त सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ था 1993 ईस्वी में। और राजेंद्र शिखा सम्मान
1993 ईस्वी में, और राहुल सम्मान जो था ये 1995 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो ये जो भारत भारती पुरस्कार है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। गुप्त सम्मान जो है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, ये मध्य प्रदेश सरकार देती है, और राजेंद्र शिखा सम्मान जो है ये बिहार सरकार द्वारा दिया गया था, और राहुल सम्मान हिंदी अकादमी द्वारा पश्चिम बंगाल द्वारा इन्हें प्राप्त हुआ था। और जो बात हम कर चुके हैं कि बैद्यनाथ जी जो थे ये हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखते हैं, तो हम सभी उन्हें नागार्जुन की नाम ही उनका प्रयोग करते हैं। और यात्री उपनाम से ये रचनाएं लिखते थे मैथिली और संस्कृत में। और इनकी जो पहली रचना 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी वो पहली कविता थी मिथिला, और जो कि मैथिली भाषा में ही प्रकाशित हुई थी। और मैथिली साहित्यकार के रूप में इन्होंने रूस की यात्रा की थी, और इनकी कविताएं फैंटेसी और मिथक अनेक जो उपरूपों का प्रयोग हुआ है। और इनके उपन्यास जो है पारो है और नवतुरिया है। और काव्य संग्रह की हम बात कर चुके हैं, चित्रा, विशाखा, पत्रहीन, नग्नगाछ, जिसके लिए इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। पत्रहीन नग्नगाछ के लिए काव्य संग्रह जो था इनका, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और नागार्जुन की पहली हिंदी कविता थी राम के प्रति, जो कि लाहौर से प्रकाशित हुई थी। लाहौर से विश्व बंधु पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसमें ये छपी थी। और नागार्जुन जी ने श्रीलंका में 1936 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तब से इनका नाम नागार्जुन हुआ था। ये हमेशा से नहीं था, उसके बाद इनका नाम नागार्जुन हुआ था। और नागार्जुन ने अपनी कविता जो प्रतिहिंसा की उसके संदर्भ में लिखा, प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है, उसके संदर्भ में इन्होंने लिखा था कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। ये ऐसा उन्होंने स्वयं लिखा था। और कबीर के बाद इतना बड़ा व्यंग कवि दूसरा नहीं हुआ है, उन्हें आधुनिक हिंदी का कबीर कहा गया है। और अंधविश्वास के कारण लोग इन्हें ढक्कन भी कहते थे। बाकी मजदूरों के हिमायती कवि के रूप में भी इनकी ख्याति थी। और नागार्जुन जी जन पक्षधरता के कवि थे और स्वतंत्र चेतना के कवि कहे जाते हैं। अकाल और उसके बाद, और सिंदूर तिलकित भाल, और हरिजन गाथा जो है, और बादल को घिरते देखा, और शासन की बंदूक, आओ रानी हम ढालेंगे पाल की, और ये सब जो इनके अकाल और उसके बाद, ये सभी बहुत सुंदर रचनाएं हैं जो कि हमारे सिलेबस में भी हैं, दी गई हैं। तो बाकी अब हम बात कर लेते हैं कुछ अलग अन्य कवि की। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो रामविलास शर्मा जी की बात करें तो 1912 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 2000 में। और जन्म स्थान था इनका झांसी मध्य प्रदेश। और इनकी पहचान जो है वो मार्क्सवादी आलोचक, अंग्रेज में डॉक्टरेट, और आगरा में प्राध्यापक रहे हैं ये, और निदेशक हिंदी विद्यापीठ आगरा के रहे हैं। तो इसके बारे में इनकी जो काव्य कृतियां हैं वो रूप तरंग काव्य कृति एकमात्र काव्य कृति प्राप्त है। बाकी जो इन्होंने कविताएं अपनी लिखी हैं वो कई तार सप्तक वगैरह में प्रकाशित हुई थी। और केदारनाथ अग्रवाल जी की बात करें तो इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 2000 में। तो और इनका जन्म स्थान बांदा जिला है, और जो कि कामशिन में इनका जन्म हुआ था। और ये प्रगतिशील काव्यधारा के चर्चित कवि हैं, काफी चर्चित कवि हैं। और इनकी माता का नाम घसिट्टो था और पिता का नाम हनुमान प्रसाद था, और पत्नी का नाम पार्वती था। पत्नी का नाम यहाँ पे इसलिए दिया है, इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी जो कि अपने पत्नी को जो समर्पित करते हुए लिखी थी। और प्रथम रचना है इनकी युग की गंगा। तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंद्र उपनाम से लिखा करते थे, और तब ये ब्रज भाषा में कविता सवैया छंद लिखा करते थे। और केदारनाथ अग्रवाल जी ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद भी किया है, जो कि देश विदेश की कविताएं शीर्षक से इन्होंने अनुवाद किया था। और इनकी जो युग की गंगा है ये 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो अब इनकी कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं। काव्य संग्रह जो है युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, और आईना, आग का आईना, देश देश की कविताएं, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, विचार और बांदा, विवेक विवेचन, हे मेरी तुम, यार प्यार की थापे, और कहे केदार खरी खरी, और बवई का रक्त स्नान, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोल बोल अबोल, और जो शिलाएं तोड़ते हैं, और आत्मगंध, और अनहारी हरियाली, और खुली आंखें खुले डैने, और पुष्पदीप, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, और कुहकी कोयल, और खड़े पेड़ की देह। तो ये उनके काव्य संग्रह रहे हैं। और प्रकाशन वर्ष यहाँ पे दिया गया है
अब बात करते हैं कुछ उपन्यास की। तो इनका उपन्यास था पतिया और बैलबाजी मार ले गए। और निबंध साहित्य है समय समय पर विचार बोध और विवेक विवेचन। और यात्रा वृतांत है बस्ती खिले गुलाबों की। और इन्हें पुरस्कार और सम्मान जो प्राप्त हुए थे वो अपूर्वा पर 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ था फूल नहीं बोलते हैं इस रचना पर। और इनकी जो हमने पहले भी कल भी इनके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। बाकी इनके पिता का जो नाम था हनुमान प्रसाद था और ये मान नाम से कविताएं लिखते थे, जिनकी एक रचना है मधुरिमा। और इनकी माता का नाम जो था वो घसीटो था। और केदारनाथ जी दीर्घजीवी बनने के लिए उनके कान का एक हिस्सा काटा गया था, ऐसा कुछ इनके बारे में प्रचलित है। इनकी कुछ रचनाओं में इनके बारे में जिन्होंने जीवनी लिखी है उन्होंने लिखा है। तो और इसमें केदारनाथ जी को अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा लगाव था। और हे मेरी तुम जान, हे मेरी तुम और जमुन जल तुम, तो इस तरह से कुछ इन्होंने रचनाएं लिखी थी अपनी पत्नी के लिए। और जमुन जल तुम जो है इन्होंने इसे पत्नी को अपनी नदी के समतुल्य माना था। और इनकी आरंभिक रचनाएं जो थी वो छायावाद के रंग में लिखी हुई थी, लेकिन बाद में मार्क्सवाद से ये प्रभावित हुए और उन्होंने कुछ रचनाएं रूस और चीन और लाल सवेरा और लाल किरण ये सभी रचनाएं लिखी। मार्क्सवाद से प्रभावित रचनाएं हैं ये। और अमेरिकी साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के लिए इन्होंने वियतनाम पर भी केदारनाथ जी ने कविता लिखी है। और कहे केदार खरी खरी में इन्होंने डॉलर के खतरे के प्रति भारतीय राजनेताओं को सचेत किया है। और इनकी कविताओं में मिट्टी से जुड़ाव बहुत की गंध आती है। और इस तरह से इनकी जो कविताएं का एक प्रसिद्ध कथन था कि कविताएं न मैंने पाई न चुराई, इसे मैंने जीवन जोतकर किसान की तरह बोया और काटा है, और ये प्राण से भी अधिक मुझे प्रिय है। तो ये इनकी कुछ पंक्ति थी जो इन्होंने अपने बारे में कही थी। और अब बात करते हैं त्रिलोचन जी के बारे में। इनका जन्म 2 अगस्त 1917 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 2007 में। और जन्म स्थान था सुल्तानपुर चिरानी पट्टी और वास्तविक नाम था वासुदेव सिंह। और ये ग्राम संवेदना के कवि कहे जाते हैं, धरती के कवि और अवध का किसान भी कहा जाता है इन्हें। जिजीविषा प्रधान कवि कहा जाता है और औसत भारतीयता कहा जाता है। तो अवध का किसान कवि जो है ये मुक्ति बोध ने इन्हें कहा है। और जिजीविषा प्रधान कवि भी इनको कहा गया है। और हंस के ये संपादक रहे हैं और काशी नागरिक प्रचारणी सभा काशी से भी संबद्ध रहे हैं। तो इनके कुछ काव्य संग्रह हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द और उस जनपद का कवि, अरघान, अनकहनी भी कुछ कहनी है, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, सबका अपना आकाश, चैती, अमोला, मेरा घर और जीने की राह, जीने की कला सॉरी। तो ये कुछ काव्य संग्रह है इनके। और कहानी संग्रह की बात करें तो देश काल 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और डायरी इनकी रोज नाम चा ये 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और आलोचना ग्रंथ इनका है काव्य और अर्थबोध जो कि 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। संपादक थे डॉक्टर अवधेश प्रधान। और कुछ पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो 1981 में ताप के ताए हुए दिन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी के बारे में। 1 मई 1915 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, हमने कल भी इनको डिस्कस किया था। बाकी इनका मृत्यु हुई थी इनकी 1995 में। इनका जन्म स्थान है किशनपुरा जिला फतेहपुर। और इन्हें प्रेम, सौंदर्य, रोमांस और उद्दाम वासना का कवि कहा जाता है। और इनके कुछ काव्य संग्रह हैं मधुलिका, अपराजिता, किरण वेला, करील, लाल चूनर, बरसात के बादल, विराम चिन्ह, प्रत्युप की भटकी, किरण यायावरी, ध्रुवांतर, अपराधिता, शीलजयी और ज्योतिष पुरुष। तो ये कुछ इनके काव्य संग्रह रहे हैं। और अंचल जी 10 वर्षों तक मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को आत्मसात किया इन्होंने। और उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांतों को आंख मूंद कर कहें तो उसको विश्वास नहीं किया। और उन्होंने प्रगतवादी कविताओं की उसमें जो इनकी प्रगतवादी कविताओं की जो विशेषता रही है वो सामाजिक चेतना पर आधारित है। समाज में एक उन्होंने अलग रूप से अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है अपनी रचनाओं में। और उपन्यास साहित्य है चढ़ती धूप, नई इमारत और मरुप्रदीप, ये इनके उपन्यास हैं।
और उल्का जो उपन्यास भी है यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है। वैसे कहानी साहित्य जो है तारे और ये भी बहुतेरे, ये 2 कहानी है इनकी। और निबंध में है समाज और साहित्य और रेखा लेखा, ये 2 इनके निबंध हैं। और आलोचना ग्रंथ है हिंदी साहित्य अनुशीलन, जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये अंचल जी के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और बात करें शिव मंगल सिंह सुमन जी की, तो इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 2002 में। और जन्म स्थान था झगरपुरा ग्राम उन्नाव। और इनके काव्य संग्रह थे हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, और बिंद हिमाचल, मिट्टी की बारात और कठे अनूठे से बंधनवार। और नरेंद्र शर्मा जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 28 फरवरी 1913 में और जन्म स्थान था जहांगीरपुर बुलंदशहर। और काव्य संग्रह थे प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, लाल निशान, मनोकामिनी, हंसमाला, रक्त चंदन, अग्निशस्य और द्रौपदी और प्यासा निर्झर और बहुत हुई, बहुत रात गए और सुवर्णा। ये इनके काव्य संग्रह है। और कहानी संग्रह है कड़वी मीठी बातें, जो कि 1942 में प्रकाशित हुआ था। और अब लास्ट है रांगे राघव जी का जन्म हुआ था 17 जनवरी 1923 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1963 ईस्वी में। और इनका पूरा नाम था तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघवाचार्य। और इनके काव्य संग्रह थे अजय खंडहर, पिघलते पत्थर, मेधावी और राख के दीपक, पांचाली और रूप छाया। और इनके रिपोर्ट ताज है तूफानों के बीच। ये कुछ प्रसिद्ध है इसलिए यहाँ पे दिया गया है। नीलम जी गुड इवनिंग। तो ये कुछ रचनाएं रही हैं, ये प्रगतवादी काव्य के प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं थी। और प्रगतवादी काव्य की क्या विशेषताएं रही हैं, सभी कुछ आज हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर जानकारी आपको अच्छी लगे